हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बहुत अच्छी तरह से अपनी रीट की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे और परीक्षा के बारे में जैसा कि सूचित है थोड़ी बहुत जानकारी है कि सितंबर में परीक्षा संभावित हो सकती है। तो आपकी तैयारी जो है उसको प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखने के लिए मैं आज रीट के आपके सिलेबस की पहली क्लास, अब मैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ रीट स्पेशल नाम से क्लासेस होंगी और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका रीट का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। आप जो टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं पहले कुछ वीडियोस उसके लिए अपलोड कर चुका हूं, तो मैं टाइम टू टाइम आपको इंटीमेट करता रहूँगा कि भाई ये टॉपिक आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं रीट के हिसाब से एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ रीट अपन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइंस। विज्ञान का अर्थ जो है विशेष ज्ञान, इसको कहा जाता है कि भाई प्रकृति के अध्ययन से प्रयोगों द्वारा सत्यापित जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस, और साइंस जो वर्ड आया है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है साइंटिया। उस साइंटिया से उत्पन्न हुआ है साइंस, और इस साइंटिया का अंग्रेजी अनुवाद होता है टू नो, अर्थात जानना। तो विज्ञान की उत्पत्ति मूलतः जिस शब्द से हुई है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। तो हम साइंटिफिक एटीट्यूड लेकर के कोई काम करते हैं, ये कहते हैं उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ ये है कि हम सबसे पहली चीज़ अपनी एक कार्य योजना बनाएंगे कि हमारा टारगेट क्या है। उस टारगेट को बनाने के बाद फिर दूसरा काम हम ये करेंगे कि उसके लिए हम पूरा डाटाबेस इकट्ठा करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करेंगे, व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करेंगे उसके लिए, और उसके बाद कोई परिणाम निकाल करके हम सिद्धांत की उत्पत्ति करेंगे। इस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में जो स्टडी की जाती है वो विज्ञान है। बात करें विज्ञान की शाखाओं की, बेसिकली दो ब्रांचेज हैं। पहली है भौतिक विज्ञान और दूसरी है आपकी लाइफ साइंसेज, जीव विज्ञान। फिजिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज दो पार्ट हैं, मूलतः दो भाग हैं इसके। इस भौतिक विज्ञान में बहुत सारी ब्रांचेज बनती है। फिर इसमें आपकी केमिस्ट्री है सबसे पहले, रासायनिकी, केमिकल साइंसेज, इसमें आपके भौतिकी है, फिजिक्स इसी का पार्ट है भौतिक विज्ञान का। इसके अंदर आपकी गणित है, गणित के अलावा आपका जैसे भूगर्भिकी है, जियोलॉजी, इसके अलावा आपके जैसे एस्ट्रोनॉमी है। ये सभी जो हैं वो किसके पार्ट हैं? ये भौतिक विज्ञान के पार्ट हैं। भौतिक विज्ञान का अर्थ है इसमें हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। अब पदार्थ का रासायनिक अध्ययन कर रहे हैं या उसकी फिजिकल आपके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी मोशन, आपके फोर्स वगैरह उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, या कैलकुलेशंस कर रहे हैं, या ज़मीन से कैसे प्राप्त करते हैं, ज़मीन के अंदर की स्थिति क्या है उसका अध्ययन कर रहे हैं, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, वो सभी क्राइटेरिया किसका है? भौतिक विज्ञान का है। और जो जीव विज्ञान है जिनको हम लाइफ साइंसेज कहते हैं, इस लाइफ साइंसेज में मेनली तीन पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट आता है आपका जंतु विज्ञान, जूलॉजी, दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंसेस। तो इस तरह से अपन जनरली क्लासिफिकेशन करते हैं विज्ञान का इसकी शाखाओं में। बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के लिए जो रीट का सिलेबस है उसमें आपके सबसे पहले दिया हुआ है पदार्थ, उसकी अवस्थाएं, पदार्थ का अध्ययन। तो पदार्थ के बारे में बात करें, पदार्थ या मैटर किसको कहा जाता है? पदार्थ या मैटर का अर्थ है दोस्तों कोई भी चीज़ जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो। दो चीज़ें हैं सिंपल सी। कोई भी चीज़ मैटर या पदार्थ तब कहलाएगा जब उसमें दो कंडीशंस फॉलो करती हो। वो पहला वो स्थान घेरती हो और दूसरा उसमें द्रव्यमान हो। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तब वो पदार्थ या मैटर की डेफिनेशन में आ जाता है।
अगर बात करें पदार्थ या मैटर के वर्गीकरण की, तो पदार्थ का वर्गीकरण आपके एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर है, और उस वर्गीकरण को मैं यहीं फ्री कर देता हूं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठोस अवस्था जिसको सॉलिड कहते हैं, द्रव अवस्था जो लिक्विड स्टेट कहलाती है, और तीसरी गैसियस स्टेट, गैस अवस्था। तो जो आपका पदार्थ है वो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 अवस्थाओं में मिलता है। बताया जाता है 5 अवस्थाएं हैं, तो सुने वो मैन मेड हैं, 2 और हैं। एक तो है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ये 2 अवस्थाएं और हैं, लेकिन मूलतः जो प्रकृति में मिलने वाली अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये किस आधार पर हैं? सिंपल सी चीज़ है, पदार्थ जो है ना, ये पदार्थ कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कण हैं, उनसे मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है। अगर वो कण एक दूसरे के पास पास हैं तब वो अवस्था होगी ठोस। याद रखें, कण चिपकते नहीं है कभी भी। अगर इन कणों के बीच में अपेक्षाकृत दूरी है तो वो द्रव है, और ये दूरी अधिक है और ज़्यादा डिस्टेंस है, इस तरह की स्थिति बन रही है, तब वो क्या है? तब वो गैस है। भौतिक अवस्थाएं जो 3 बनती हैं वो इनका सिंपल सा बेसिस है कि अवयवी कणों के मध्य की दूरी कैसी है। अवयवी कणों के मध्य दूरी न्यूनतम है, बिल्कुल पास पास है, तो वो ठोस अवस्था है। थोड़ी दूरी बढ़ गई तो वो द्रव अवस्था है, और ज़्यादा दूरी है तो वो गैसीय अवस्था है। इन अवस्थाओं के सामान्य गुणधर्मों की बात करें ठोसों की, तो ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक तो क्रिस्टलीय ठोस हैं, दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण नियमित व्यवस्था में रहते हैं, निश्चित गलनांक होता है जिन ठोसों का, वो आपके क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे आपकी सभी धातुएं हैं, जैसे आपके आयनिक यौगिक हैं, वो सभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरे हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिनका अवयवी कणों का जो वितरण है वो वितरण अनियमित रहता है, रैंडमली अरेंज रहते हैं, वो ठोस कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे आपका कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सभी कैसे अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ठोसों के आकार और आयतन निश्चित होते हैं, ध्यान रखें, ठोसों के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित है। कोई भी द्रव उस पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है जिस पात्र के अंदर उस द्रव को रखा गया है। आपके पास दूध है, उस दूध को आप ग्लास में रखिए तो वो ग्लास के आकार का हो जाएगा। जग में रखिए, प्लेट में, यानी जिस पात्र में आप रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ये स्थिति किसकी है? द्रव की। और जो गैस हैं, इन गैसों का ना तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, किसके लिए? गैस के लिए। तो ये सामान्य भौतिक अवस्था का वर्गीकरण, आप सभी लोग इसको जानते हैं। मुझे बताना था, फॉर्मेलिटी करनी थी, वो काम हो गया। आप जानते हैं इन चीज़ों को। आगे चलते हैं। जो 3 अवस्थाएं बनती हैं पदार्थ की, वो अवयवी कणों के मध्य दूरी के आधार पर बनती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को रासायनिक आधार पर मैं अलग वर्गीकरण कर रहा हूँ, ये मैंने साइड में कर दिया। 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो शुद्ध, प्योर, और दूसरा मिश्रण। शुद्ध अवस्था में फिर 2 भाग हैं पदार्थ के, एक तो है तत्व, एलिमेंटल फॉर्म। प्योर स्टेट जो होती है उसमें एक तो है एलिमेंटल फॉर्म, तत्व या एलिमेंट, और दूसरे हैं यौगिक। अब इन तत्वों का वर्गीकरण भी हम भौतिक अवस्था के आधार पर आगे कर सकते हैं। जैसे आवर्त सारणी के अंदर कुछ द्रव हैं, कुछ गैसें हैं, कुछ आपके ठोस हैं, वर्गीकरण आगे हो सकता है, लेकिन अभी हम वर्गीकरण केवल कर रहे हैं गुणों के आधार पर। तो ये आपके तत्व 3 प्रकार के हैं, धातु, अधातु और उपधातु।
आवर्त सारणी में बहुत सारी धातुएं, कुछ अधातु और 7 उपधातु उपस्थित होती हैं। यौगिक जो है उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरे हैं अकार्बनिक। जो जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं। और सीधी डेफिनेशन दे, कार्बन के ऑक्साइड और कार्बोनेट्स को छोड़कर, किस किस को? कार्बन के ऑक्साइड और कार्बोनेट को छोड़कर जितने भी कार्बन युक्त यौगिक हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं, और उनके अलावा सभी क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण ये 2 प्रकार के हैं, समांगी जिसको होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है, और दूसरे हैं विषमांगी, हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपके पास कोई मिश्रण है, मिश्रण का अर्थ है 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपने मिला रखे और मिलाने के बाद वो यूनिफॉर्म हो गए, एक जैसे हो गए, जैसे थे वो पूरे के पूरे जो मिक्सचर था वो एक जैसा हो गया, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण है। आपने पानी में नमक घोला, पता नहीं चलेगा पानी कहाँ है और नमक कहाँ है। वो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। और सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। विलयन का अर्थ ही समांगी मिश्रण है। विलयन लिक्विड होगा जरूरी नहीं है, विलयन आपका गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। समांगी मिश्रण होगा ये जरूरी है। प्रत्येक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हों और प्रावस्थाएं भी 2 या 2 से अधिक हों, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं हुए, एक जैसे नहीं हुए मिलकर, उस स्थिति में जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये बात हुई प्राइमरी इंट्रोडक्शन की, कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं, रासायनिक अवस्था के आधार पर इनको शुद्ध और मिश्रण में किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब इनको एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आवर्त सारणी के तत्वों को सबसे पहले उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो सुने, ज़्यादातर तत्वों की भौतिक अवस्था ठोस है, कुछ एक तत्वों की भौतिक अवस्था द्रव है, और कुछ तत्वों की गैस है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, इसे सीख लेना है। ठोस तो बचे कुछ सारे हैं जो द्रव और गैस नहीं है, अंडरस्टूड है। मैं आपको द्रव और गैस बता रहा हूं। द्रव सुने, मरकरी, इसके नीचे आने वाला यूयूबी, अन बायम जिसको बोलते हैं, गैलियम, ब्रोमीन। गैलियम का न्यून गलनांक होता है और न्यून गलनांक के कारण गर्मियों के मौसम में ये भी सरलता से द्रवीकृत हो सकते हैं, सीजियम और फ्रेंशियम। बाकी ये परमानेंटली लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ध्यान रखने वाली बात, ब्रोमीन जो है ना, ये एकमात्र द्रव अधातु है। ब्रोमीन इकलौती नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में मिलती है। बाकी सभी अधातुएं या तो ठोस अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी आप जानते हैं, आप तापमापी में जो आपका थर्मामीटर उसमें काम में आता है। गैलियम उच्च तापमापी में काम आता है, जहां मरकरी का थर्मामीटर काम नहीं कर रहा, वहां पे काम कौन करेगा? वहां गैलियम का थर्मामीटर काम करेगा। उच्च तापमापी में काम में लिया जाता है। गैसों की संख्या कुल 11 है। इनमें 5 एक परमाणविक हैं और 6 द्विपरमाणविक, 5 द्विपरमाणविक हैं और 6 एक परमाणविक। 6 एक परमाणविक गैसों में आती हैं आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन, इनर्ट गैसेस। और द्विपरमाणविक गैसों में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो 5 और 6 टोटल कितनी हो गई? 11 गैसेस होती हैं। ये तो बात हुई फिजिकल स्टेट की। अब हम केमिकल स्टेट्स के बेसिस पर पहुंचते हैं। तो ध्यान रखें, गैसों की संख्या जो है आवर्त सारणी में वो फिक्स है 11। द्रव जो हैं उनकी संख्या मौसम पर निर्भर करेगी। कुछ एक धातुएं जिनके गलनांक के मान कम होते हैं वो आपके द्रव अवस्था में भी पाई जा सकती हैं, ठोस अवस्था में मिल सकती हैं। इसके बाद पहले बात करें तत्व की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनकर जो पदार्थ बनता है वो तत्व कहलाता है।
तत्व का अर्थ क्या है? तत्व की शाब्दिक डेफिनेशन जो है वो ये है, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, O2 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना, S8 8 सल्फर परमाणुओं से मिलकर, P4 H2 Cl2 एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाता है? तत्व। इन तत्वों में जो उच्च विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के, जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता पाई जाती है, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो चोट मारने पर फैल जाते हैं, जिनकी चादर बन सकती है और जिनके तार खींचे जा सकते हैं, जिनमें ध्वनिकता मिलती है, सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, पीबी को छोड़कर, वो आपके कहलाते हैं क्या? धातु। ये गुण धातुओं के हैं। धातुएं तत्व हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनती हैं। तो धातुओं के सामान्य गुण हैं, ये विद्युत धनी है, आघात वर्धनीयता और तन्यता मिलती है, ध्वनिकता है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक हैं, ये धातुएं होती हैं। दोस्तों, धातुओं की क्रियाशीलता इस चीज़ पर निर्भर करती है कि वो कितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन निकालती है। जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगी वो उतनी ही ज़्यादा क्रियाशील होती है। धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे लंबी चर्चाएं हैं, बाद में बात करेंगे इनके बारे में। दूसरी आती है अधातु। अच्छा, धातुओं की स्थिति पीरियड टेबल में लोकेट करें तो हाइड्रोजन के अलावा पूरा S ब्लॉक, पूरा D ब्लॉक और पूरा F ब्लॉक सब धातु हैं। आवर्त सारणी का बहुत बड़ा पोर्शन घेर रखा है इन्होंने। S ब्लॉक हाइड्रोजन को छोड़ दो पूरा धातु है, D ब्लॉक पूरे मेटल्स हैं, F ब्लॉक भी पूरा धातुओं का है, और P ब्लॉक का कुछ हिस्सा उपधातुओं के इधर की साइड का हिस्सा जो है वो क्या है? धातुओं का है। तो बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करते हैं। जो अधातु हैं वो अधातु एक तो P ब्लॉक में मिलती है, इधर का जो पोर्शन है ये वाला P ब्लॉक में, और इधर की तरफ केवल एक मिलती है, कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इकलौती वो अधातु है जो आवर्त सारणी में बाएं हिस्से में मिलती है, बाकी सारी दाएं हिस्से में मिलती हैं, इस तरफ मिलती है लास्ट में। विद्युत ऋणी प्रकृति की होती हैं। भौतिक अवस्थाएं मैंने आपको बताई दी। ब्रोमीन इकलौती अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। आयोडीन इकलौती अधातु है जो लस्ट्रस चमकीली होती है, आयोडीन के चमकीले क्रिस्टल बनते हैं। और बीच में आती हैं फिर ये उपधातुएं जिनकी संख्या होती है कुल 7। तो ये स्थिति है तत्वों के वर्गीकरण की आवर्त सारणी में। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के टॉपिक्स में चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन कि कहाँ धातुएं हैं, कहाँ अधातु हैं और कहाँ उपधातु हैं, वो स्थिति इस प्रकार है। तत्व के बाद यौगिक जो 2 प्रकार के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको प्राइमरी इंट्रोडक्शन बताया। वो सभी यौगिक जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं, और इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के ऑक्साइड और कार्बोनेट को छोड़कर बचे कुचे सभी अणु सम्मिलित होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित है, और उसके अलावा बचे कुचे सारे अकार्बनिक हैं। तो ये 2 अलग ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की पूरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है, पूरी डिटेल्स इसकी बताया जाना यहाँ पर उचित भी नहीं है। मिश्रण मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता था क्योंकि ये अगला टॉपिक है हमारा। मिश्रण का अर्थ है 2 या 2 से अधिक, 2 या फिर 2 से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया आपने। अब मिलकर के अगर वो पदार्थ यूनिफॉर्म हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तब वो मिश्रण समांगी है। और अगर मिलने के बाद भी उसमें प्रावस्थाएं एक से अधिक बनी रहती हैं, मोर देन 1 फेजेस अगर उसमें प्रेजेंट हैं, तब वो मिश्रण कैसा कहलाता है? विषमांगी। तो जो मिक्सचर हैं वो 2 प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रणों को विलयन भी कहा जाता है।
हमने पढ़ा समांगी मिश्रणों का दूसरा नाम क्या है, विलयन। तो जितने भी घटक हैं उन सभी की भौतिक अवस्था एक जैसी है, समांगी मिश्रण कहलाएगा। और अगर अलग अलग भौतिक अवस्था वाले अवयव उपस्थित है तो उसको क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोजिनस मिक्सचर। ये आपका होमोजेनस। तो ये बात हुई पदार्थ के क्लासिफिकेशन की। अगले सेकेंड नंबर की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि जो कोई मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर जो जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करने की कौन कौन सी विधियां हैं और कौन सी विधि का इस्तेमाल कब करना है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए आप लोग, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।